हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा 2 से संबंधित भाग 1 यानी हिंदी भाषा का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आए हैं हम। आइए देखते हैं एक एक प्रश्नों को उसके उत्तर की व्याख्या के साथ। हमारे स्क्रीन पर पहला कि हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार की भाषा है। भाषा जो भी होते हैं वो कोई ना कोई एक भाषा परिवार से होते हैं। तो ये हिंदी जो है यह भारोपीय भाषा परिवार से है या द्रविड़ परिवार से है, ऑस्ट्रिक है या फिर चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों कि जो हिंदी का संबंध है वह भारोपीय भाषा परिवार से है, यानी ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है वह सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की जो विशिष्ट बोली है जो ब्रज भाषा के रूप में जानी जाती है, तो ये ब्रज भाषा जो है यह सबसे अधिक राजभाषा या फिर तकनीकी भाषा या राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा। तो ये ब्रज भाषा जो है सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है वह काव्य भाषा यानी कविता की भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्न में से कौन सा भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही जवाब होगा कि संस्कृत भाषा का जो अपभ्रंश है वो पाली भाषा है, न कि अवधि, ब्रज या खड़ी बोली, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही उत्तर है तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए। चौथा नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो है एक लिपि की आवश्यकता होती है। तो हिंदी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा को जो लिखने की लिपि है वह देवनागरी है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है चौथा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसी प्रकार अंग्रेजी को लिखने की रोमन है और उर्दू भाषा को लिखने का जो ये है वह फारसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। राजभाषा के संबंधित जो है प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका जो सबसे सही जवाब है पांचवा नंबर क्वेश्चन का वह है कि अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक जो है संविधान में राजभाषाओं के प्रावधान का उल्लेख है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हिंदी के अलग अलग सेटों के द्वारा आपको मिल जाएंगे एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर छठा है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। यानी भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है, जिसमें कुल कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और हर स्टेट्स की अलग अलग राजभाषाएं हैं, लेकिन अपने बिहार की जो राजभाषा है वह हिंदी है और द्वितीय राजभाषा के रूप में जो है उर्दू को इसका दर्जा प्राप्त है। हर स्टेट्स की अलग अलग 28 स्टेट्स में से कई स्टेट्स की हिंदी राजभाषा है, लेकिन अन्य स्टेट्स की जो है बहुत सारी अलग अलग राजभाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है जी। हिंदी दिवस जो है यह 11 जून को मनाया जाता है या फिर 14 सितंबर को या 28 सितंबर को या फिर 10 अक्टूबर को। दोस्तों आप भी कमेंट करके बता सकते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 7वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है कि 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको शब्द कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं या फिर वर्ण कहते हैं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा 8वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाती है। और फिर जो वर्ण है उसको दो ग्रुप में बांटा जाता है। वर्ण को स्वर और व्यंजन वर्ण में बांटते हैं। स्वर वर्ण जो उच्चारण आसानी से हो सके, यानी स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाता है, बोला जा सकता है। तो वह वर्ण व्यंजन जो है वह जो वर्ण है स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे अ, आ, ई ये सारे जो है ये हिंदी में स्वर वर्ण है। वहीं व्यंजन वर्ण जो है उसमें उसके उच्चारण करने के लिए जो है हमें स्वर वर्ण की या किसी अन्य व्यंजन वर्ण की जो है आवश्यकता पड़ जाती है। तो इसलिए जो है उसे कहा जाता है व्यंजन, क्योंकि उसके उच्चारण में हमें वो अपने रूप से उच्चारित नहीं होते। जैसे अगर क की बात करें तो क यानी क
में जो है अ का उच्चारण आता है, इसलिए क जो है यह स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो पाता है, इसलिए उसको व्यंजन वर्ण में रखा गया है। ख, च, ट, तो ये जितने भी वर्ण हैं वो सारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होने के कारण जो है इन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और शब्द है तो शब्द कहते हैं वर्णों के समूह को जिसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, वह शब्द कहलाता है। तो ये शब्द जो है वह वर्णों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है कि वर्णमाला किसको कहते हैं। वर्णमाला जो है ये शब्दों के समूह को कहते हैं, या फिर वर्णों के संकलन को कहते हैं, या शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला जो कहलाता है यह वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 9वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है, यानी किस वर्ण की उच्चारण में हमें जो है कंठों से कौन से वर्ण की उच्चारण होती है। क, ख, य, र, या फिर च, ज, या ट, र। तो इसका जो उच्चारण है, इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि क और ख, इसकी उच्चारण में जो है ये कंठ ध्वनिया की प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। हम दोस्तों जो है ये जितने भी वर्ण हैं हमारे, चाहे वो स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, इसमें अगले सेट में जो है हम आपका कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है ये सभी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे, इसलिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ ताकि आपको कोई भी वीडियो छूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि श, स और स और ह, यानी जिसको हम लोग आम भाषा में तलाबे श, मूर्धन स, दंत स और ह कह के कौन से व्यंजन ये कहलाएंगे, या ये जो है प्रकंपी व्यंजन है, या स्पर्शी व्यंजन है, या संघर्षी व्यंजन है, या स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो इसका जो सही उत्तर है कि ये श, स और ह, ये जो व्यंजन है यह संघर्षी व्यंजन है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 11वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अन्वेषण शब्द जो लिखा गया है उसका सबसे शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं परीक्षाओं में, क्योंकि जो है शुद्ध वर्तनी लेखन से संबंधित है कि कौन सा लेखन जो है इसमें शुद्ध वर्तनी है। अन्वेषण इसका सबसे सही उत्तर आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। 12वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि अन्वेषण का जो शुद्ध वर्तनी है वो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का ही हमें चयन करना है। शुद्ध वर्तनी के रूप में तरुण लिखा गया शब्द है, इस तरुण को सही से कैसे लिखा जाएगा। जी, सबसे करेक्ट आंसर के रूप में क्या जाना जाएगा 13वां नंबर प्रश्न का। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए जो है यह शुद्ध वर्तनी के रूप में वर्णित है, ऑप्शन नंबर ए सबसे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। दो प्रमुख शब्द आते हैं, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय। इंग्लिश में इसे जो है सफिक्स प्रीफिक्स के नाम से जाना जाता है। 14वां नंबर प्रश्न का सबसे जो सही उत्तर है वो कौन सा है कि 14 का जो करेक्ट आंसर है कि शब्द के आदि में, या शब्द के मध्य में, या शब्द के अंत में। तो जो शब्द के आदि में लगता है वो उपसर्ग कहलाता है, जो शब्द के अंत में लगेगा वो प्रत्यय के रूप में जाना जाता है, प्रीफिक्स, यानी जो पहले लगता है, प्री मतलब पहले, और शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ को पूरी तरह बदल दे, या शब्द के पीछे लग के उसके अर्थ को पूरी तरह बदल दे, तो ये जो है उपसर्ग प्रत्यय कहलाता है। 14वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए कौन सा ये उपसर्ग का प्रयोग होगा, यानी कौन सा उपसर्ग उसमें पहले, उस शब्द के पहले कौन सा ये जोड़ा जाए ताकि गमन का जो है विपरीतार्थक शब्द बन जाए, गमन का उल्टा शब्द बन जाए। तो 15वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, गमन। गमन से अर्थात यह है कि कोई यहाँ से जा रहा है और इसका विपरीतार्थक शब्द बनाना है, इसका उल्टा बनाना है, उसके आगे उपसर्ग जोड़ के। उपसर्ग वह शब्द है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है और आगे जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो गमन के आगे अगर हम लोग जोड़ दें आ, तो ये शब्द हो जाएगा आगमन। गमन से हो गया जा रहा है, आगमन से हो गया कि आना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बी जो है 15वां के लिए करेक्ट आंसर होगा। और आ उपसर्ग जोड़ने के वजह से इस गमन का पूरे शब्द का अर्थ में परिवर्तन आ गया, इसीलिए आ को जो है यहाँ उपसर्ग के रूप में
माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। ये उपसर्ग प्रत्यय जो है बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज हम लोग को नहीं होना है। 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। क्योंकि ये जो लेखक प्रत्यय उसी कहते हैं, वह शब्द प्रत्यय कहलाएगा जो किसी शब्द के अंत में आए और अंत में आकर के उसके अर्थ में पूरी तरह परिवर्तन ला देता है, तो वह प्रत्यय कहलाता है। इसी को इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं, और जो शब्द के पहले आता है उसको उपसर्ग और इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। तो शब्द के अंत में जो प्रत्यय लगा हुआ है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है जिससे शब्द लेखक बना है। तो 16वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है कि लेख में अक प्रत्यय लगने से जो है वह लेखक हो गया। लेख का अर्थ है कि कोई लिखा हुआ बात, और लेखक का अर्थ हो गया कि उस बात को लिखने वाला, लेखक यानी लिखने वाला। तो 16वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर है वो डी जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा ये प्रत्यय लगा हुआ है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जो है इसमें प्रयोग किया गया है प्रतिकूल शब्द में। 17वां का सबसे सही उत्तर क्या होगा। तो 17वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा दोस्तों कि प्रतिकूल शब्द में जो है इस उपसर्ग जो लगा है वो प्रति उपसर्ग लगा है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। आचार शब्द से आगे अगर कोई एक उपसर्ग जोड़ दे तो फिर उस जो नया शब्द जो बनेगा तो वह हो जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा जुल्म। तो ये दूर लगेगा, अति लगेगा, नीर लगेगा या अन लगेगा। तो अगर हम लोग आचार शब्द से पहले अति जोड़ दे, अति जोड़ आचार, तो इसका शब्द निर्माण हो गया क्या आता है, अत्याचार। अति जोड़ आचार क्या आएगा, अत्याचार, और अत्याचार का अर्थ क्या होगा, जुल्म। तो हम लोग ये कहेंगे कि 18वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि अति शब्द के आगे आचार शब्द के आगे अति जोड़ते हैं और अति जोड़ने से आचार शब्द जो है वो अत्याचार हो जाता है और अत्याचार का अर्थ जुल्म होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से एक एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप लोग को कंप्लीट कराएंगे, इसलिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर अब तक नए हैं तो जरूर प्लीज़ आप एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इससे बेहतर तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। लोग, गण और फिर जो है वर्ग और प्रेस, तो इनमें से कौन जो है वह समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कि प्रेस जो है वह समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कौन से शब्द के अंत में ऐसा कोई शब्द जुड़ा है जिससे उसके अर्थ में परिवर्तन है। तो सागर है, नगर है, अगर मगर और फिर जादूगर। तो 20वां नंबर शब्द को अगर 20वां का जो अगर करेक्ट आंसर ढूंढा जाए तो जादू में अगर गर प्रत्यय लग दिया जाए तो फिर ये जादू से जादूगर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जादूगर में जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है, बाकी शब्दों में कोई प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, यानी किस शब्द के पहले कोई शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। सुयोग है, विदेश है, अत्यधिक है और सुरेश है। तो अगर ध्यान से हम लोग देखें तो सुयोग से पहले भी सु उपसर्ग जुड़ा हुआ है, जिस कारण जो है वो सुयोग बना। देश शब्द के पहले वी शब्द जुड़ा, जिससे उसका अर्थ बदल के विदेश हो गया। उसी तरह अधिक शब्द से पहले अति जुड़ा और अर्थ हो गया अत्यधिक। उसी प्रकार लेकिन अगर सुरेश में हम देखेंगे तो सुरेश जो है यह संज्ञा है, नाम है, इसके आगे कोई ऐसा उपसर्ग नहीं जुड़ा है जिससे उसके अर्थ में कोई परिवर्तन आए, यानी ऑप्शन नंबर डी 21वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो है वह सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। याद रखिएगा यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे भी बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं। 22वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब है कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो 4 प्रमुख भेद हैं। कौन कौन से हैं, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। कौन कौन है, तत्सम,
तद्भव, देशज, विदेशज, ये चार जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्वेश्चन नंबर 23वां है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, यानी संस्कृत के वह शब्द जिसको ज्यों का त्यों हम लोग हिंदी भाषा में प्रयोग में लाते हैं, वह कौन कहलाता है? तो वह शब्द कहलाता है तत्सम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा इन चारों का डेफिनेशन कि संस्कृत का जो शब्द हम लोग जैसे है वैसे ही, जैसे अग्नि, अग्नि को एज इट इज हम लोग ले आते हैं कहाँ? हिंदी में लिखने में। अग्नि जो है वो संस्कृत का शब्द है तो वह तत्सम कहलाएगा। और तद्भव क्या है? तो तद्भव है कि संस्कृत के शब्द को अगर हम लोग ये करके ले आए हिंदी में जो है उसके अर्थ में परिवर्तन करके प्रयोग करें, अग्नि से आग अगर लिखे तो तद्भव में आएगा। देशज है कि आम बोल चाल की भाषा में कुछ शब्द का हम लोग प्रयोग करना, देश में निर्मित कुछ शब्द का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो वह देशज है। और विदेशज है कि जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग जो है जैसे चिकित्सक डॉक्टर के लिए होता है, लेकिन अब हम लोग हिंदी में भी डॉक्टर लिखते हैं। डॉक्टर जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो वहाँ पर जो है उसका शब्द का प्रयोग अगर हम लोग ये डायरेक्ट डॉक्टर हिंदी में लिख रहे हैं देवनागरी लिपि में तो वो डॉक्टर जो है वो विदेशज शब्द हो जाएगा। तो ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के ये प्रमुख चार भेद है, याद रखेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम संस्कृत का ज्यों का त्यों आ गया। देश तद्भव यानी संस्कृत के शब्द को उसके अर्थ में परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया। देशज यानी देश में निर्मित ऐसे शब्द का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। और विदेशज है कि कोई विदेशी शब्द को हम लोग सीधा हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सारे अंग्रेजी भाषा यानी विदेशी शब्द हैं और इसको हम लोग इंजीनियर को अभियंता न लिख करके सीधा हिंदी में ही देवनागरी लिपि में ही इंजीनियर लिख दे रहे हैं तो वो विदेशज शब्द हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है कि परीक्षा शब्द निम्न में से किस वर्ग में आएगा? ये जो शब्द है परीक्षा, यह तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है? तो परीक्षा शब्द जो है वो इसका जो करेक्ट आंसर है 24वां नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए होगा कि तत्सम है। वहीं अंग्रेजी में जो है एग्जाम और उर्दू में इम्तहान के रूप में यह जाना जाता है शब्द। परीक्षा जो है यह तत्सम है, यानी यह संस्कृत से सीधा हिंदी में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, यानी उसका इस्तेमाल हम लोग देश में आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। अग्नि है तो अग्नि तो जो है ये क्या है? तो अग्नि तत्सम है। उसी प्रकार प्रार्थना, खेत और लोटा, तो इसमें जो देशज शब्द है जिसका प्रयोग हम लोग जो है आम बोलचाल की भाषा से सीधा लिखने की भाषा में यानी सब ये भाषा में प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं तो वह शब्द है लोटा, यानी पानी रखने का जो बर्तन है जिसको हम लोग आम बोलचाल में लोटा शब्द से इस्तेमाल करते हैं तो उसको देशज की श्रेणी में रख लिया गया है। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, यानी उस शब्द को चुनिए जो संस्कृत के शब्द है हूबहू आज के डेट में हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। पड़ोसी है, गोधूम है, बहू है और शहीद है। तो इस 26वां में जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है कि गोधूम जो है यह हिंदी के शब्द है, संस्कृत के शब्द है और आज हूबहू ज्यों के त्यों जो है वह हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 की स्टेशन जो है, स्टेशन शब्द स्टेशन जो है यह किस भाषा का शब्द है? यह फ्रेंच भाषा का शब्द है या अंग्रेजी भाषा का शब्द है या फिर डच या चीनी? तो 27वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और स्टेशन को जैसे यह यहाँ लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में, इस प्रकार अगर हम लोग हिंदी भाषा में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो यही शब्द जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द का चौथा जो रूप है कि विदेशज शब्द, तो ये स्टेशन जो है यह विदेशज शब्द की श्रेणी में आएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो वस्तु, स्थान, भाव, विचार, इन सारे के घोतक शब्द संज्ञा कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि संज्ञा जो है किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस पर जो है शब्द के जो भेद है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस पर हम लोग विशेष क्लास लेकर के आएंगे और एक पूरे क्लास में हम लोग इस पर जो है सिर्फ इन्हीं का शब्द के भेद को ही सीखेंगे।
तो इसमें सीखना क्या है, हम लोग को बस दोहराना है, जो हम लोग के पास है उससे एक बार पॉलिश कर लेना है कि परीक्षा में वो किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। 28वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है कि संज्ञा जो है वो इन सारे के घोतक जो है वो संज्ञा के नाम से जाना जाता है। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होगा वो सर्वनाम कहेंगे, यानी नाउन और प्रोनाउन हो गया। विशेषण जो है वो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार जो है इस पर हम लोग अलग जो है एक क्लास में इसको क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि स्त्रीत्व जो है यह कौन से शब्द की कौन सी संज्ञा है। संज्ञा के फिर जो 5 भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इन 5 भेद को भी क्लियर करेंगे कि व्यक्तिवाचक यानी पर्सनल प्रोनाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। उसी प्रकार जातिवाचक जो पूरी जाति का बोध हो, समूहवाचक एक समूह का बोध हो, भाववाचक द्रव्यवाचक जिसे नापा तौला जाए, गिना न जाए तो वो द्रव्यवाचक हो गया। भाववाचक की जिसको सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे ईमानदारी, बेईमानी, है ना। तो यहाँ पर जो है स्त्रीत्व जो है यह एक पूरी जाति, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। उससे ये नहीं पता चल रहा है कि वह स्त्री हिंदू की स्त्री, मुस्लिम स्त्री, वह स्त्री जो है काली स्त्री, गोरी स्त्री, वह स्त्री जो है इंडिया की स्त्री या फिर अमेरिका की स्त्री। तो ये पूरा ये स्त्रीत्व यानी एक फीमेल का, जेंडर का पता चल रहा है। तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 29वां का स्त्रीत्व जो है ये स्त्रीत्व यानी स्त्री से तो पूरा जातिवाचक संज्ञा का बोध होगा, और स्त्रीत्व उसके क्वालिटी की बात हो रही है तो ये भाववाचक में आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 29वां के लिए करेक्ट आंसर होगा। स्त्रीत्व से उसे भाव का पता चल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द जो है यह बुढ़ापा है, जड़ता है, घटना है या दया है। तो इसमें बुढ़ापा जो है यह पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों 30 प्रश्न जो आने हैं सामान्य हिंदी से, उससे रिलेटेड हम लोगों ने अभी प्रश्नों को देखा है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इसका सीरीज आपको इनक्यू स्टडी पर प्राप्त होगा। इसलिए अगर आप चैनल पर अब तक नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, कोई भी अपडेट्स आए तो आप तक पहुंचे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले साइट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।